बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक तो आपको आगाज़ में बताना चाहती हूँ कि कल आपने मेरा लाइव ज़रूर देखना है। कल लाइव में आपकी मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगी जो इस केस को बहुत करीब से देख रहे हैं, और ये जो सारी तफ्तीश हो रही है, समझ लीजिए कि ये वहीं पर बैठे होते हैं और एक एक बात, एक एक चीज़ उनकी नज़रों से गुजर रही होती है। और ख़ास तौर पे तफ्तीश के दौरान अमर ने कुछ बातें ऐसी की हैं जिसको कोट नहीं किया जा रहा। वो सब क्या है, वो सब कुछ हम उनसे जानेंगे। कल का हमारा लाइव रात 9 बजे इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्तफ़ा मकान केस पर, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा आज एक वाक़या जो बलूचिस्तान मच के करीब हुआ, जहाँ कोयटा से पेशावर जाने वाली ये ट्रेन थी, और इसमें जो कुछ हुआ, मैं चाह रही थी कि आज इसके ऊपर मैं लाइव करती। मेरी एक रिपोर्टर के साथ टाई अप भी हुआ था, वो वहाँ से सारी सूरत हाल को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो सिक्योरिटी, वो तहफ़्फ़ुज़ हमारे रिपोर्टर्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिसके बिना पर उनकी जानों को इतना ख़तरा है कि उन्होंने ऐन आखिरी वक्त पर मुझसे माज़रत की, सिर्फ इस बिना पर कि उन्हें कुछ थ्रेट कॉल्स थी, जिसके बिना पर वो मेरे साथ वो स्टोरी शेयर नहीं कर सके। लेकिन इसके ऊपर मैं एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसके पीछे की पूरी हकीकत क्या है। बलूचिस्तान में ये जो एक अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, वो क्या कर रही हैं, भारत इन चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है, उसमें अभी बहुत से लोगों को ज़ाहिर सी बात है बचाया जा सका है। दहशतगर्द जो है वो पहाड़ों की तरफ फ़रार हो गए, और उसके बाद कोई 350 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं बाजियाब हुए, बहुत से ज़ख्मी हुए, जाँ बहक हुए, ड्राइवर जो है वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर चल रही हैं। बहुत ही दुखी मैं कहूँगी ये वाक़या है जाफ़र एक्सप्रेस के साथ। और मुझे दुःख होता है कि हमारे हमसाए मुल्क में एक ऐसा वाक़या जहाँ पे औरतों को, बच्चों को यगमाल बनाया जाए, लोगों को ज़ख्मी किया जाए, उसे आप एक ऐसी तहरीक के साथ जोड़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मकासद को सपोर्ट कर रही हो। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है इनका। एनीवे, अभी मैं आपको मुस्तफ़ा और अमगान केस के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बताने वाली हूँ, क्योंकि अमगान ने पुलिस कस्टडी में, इसको आपको मालूम है कि आज 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा से पुलिस के हवाले कर दिया गया। उनके वकील साहब जो है, उन्होंने बड़ा शो डाला। उन्होंने कहा कि इतना अरसा हो गया है, 40 दिन गुजर गया, अभी तक कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं पेश की गई है, लेकिन उसे बार बार जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया जाता है। आला कत्ल जो है बाकायदा तौर पर, हमारी रिपोर्टर है, उन्होंने रिकॉर्ड किया ये, जिसमें पुलिस वाला बता रहा है कि जी आला कत्ल बरामद हो गया है। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, आला कत्ल बहुत शुरू से बरामद हो गया। वो अमेरिकन स्टिक है जिससे कि मारा गया था उस लड़की को भी और मुस्तफ़ा को भी। लेकिन अब पुलिस वाले जो है, उनकी बाकायदा वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आला कत्ल जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो अब अमर खान ने पुलिस के सामने एक बड़ा ही खौफनाक इल्ज़ाम लगाया अपने बाप के ऊपर, और उसने अपने बाप के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, उसमें उसने उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं। वो क्या है, आज इस वीडियो में आपको ये बताना है। उसके अलावा दूसरी बात कि आज अदालत में क्या कुछ हुआ, और अरमगान जो है उसकी कुछ आप समझ लीजिए तलखी पुलिस वालों के साथ हुई। पुलिस वालों ने ये तलखी की वजह जो है वो क्या बयान की, वो भी आपको बताते हैं। और उसके अलावा जो कब्र कुशाई की रिपोर्ट वगैरह, वो सब कुछ तो आप पहले सुन ही चुके होंगे। मुख्तसरन सा मैं बताती चलूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। मैं टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बड़ा ही पाक मुक़द्दस महीना है, जितना हम इसकी बरकतों को समेट सकें। अब यहाँ पे ये है कि जो कब्र कुशाई रिपोर्ट है, उसमें जो आपको मालूम है कि 11 सैंपल्स लिए गए थे। उन 11 सैंपल्स में उन चीज़ों को बाकायदा 6 लोगों के जो साइंस हैं उसके तहत ये रिपोर्ट जो है ये सामने आई है। और इस रिपोर्ट में जो एक बड़ा इंकशाफ है वो ये है, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, और अभी इस रिपोर्ट को 30 डेज़ के लिए इन सैंपल्स को जो है अभी प्रिजर्व किया जाएगा, और मज़ीद चीज़ें जो भी होंगी। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि मुस्तफ़ा जो है, जिस वक्त इसको कत्ल किया गया, उस वक्त इसकी बॉडी से कोई भी ऐसा नमूना नहीं मिला जो ये बताए कि इसने कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल की हो या कोई सकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल किया गया हो। अब आपको याद होगा कि अरमगान ने तो ये कहा था कि मुस्तफ़ा जो है उसके साथ उसने पहले नशा किया और उसके बाद उसको मारा। शिराज ने भी पहले बयान में यही कहा था, लेकिन बाद में उसने जब बयान दिया था, उसमें उसने कहा था कि जैसे ही मुस्तफ़ा घर के अंदर दाखिल हुआ तो अरमगान ने उसके सर पर डंडा मारा था। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो बयान था कि जिसमें उसने ये कहा था कि जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ था उसके सर पे डंडा मारा था, वो दुरुस्त है। और उसने साथ नशा किया, ये सिर्फ शायद उसको एक किरदार कशी के लिए, जाहिर सी बात है जो भी बातें हैं उसके अलावा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने गलत बयानी की, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि कोई भी किसी भी किस्म का नशा मुस्तफ़ा ने उस वक्त नहीं किया हुआ था। अब मुस्तफ़ा की वालदा के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ गया है, क्योंकि ख़त जो है वो लिखा गया है स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से, और वो लिखा गया है DIG CIA को, SSP को, तफ्तीशी अफसर को, क्योंकि इस केस के अंदर बहुत सी नेग्लिजेंस जो है वो
वो देखने में आ रही है और देखने में आ रहा है कि बहुत सी चीज़ों को देर की जा रही है, और देर करने की वजह से जो बहुत से शवाहिद हैं वो मिट रहे हैं, जैसा घर को वालिद के हवाले कर देना तमाम सबूत इकट्ठे करने से पहले, और उसके अलावा लॉकर्स का खोला जाना बगैर किसी एफआईए या किसी भी सीनियर अफसर की गैर मौजूदगी में, और कहना कि जी लॉकर्स खाली हैं। तो ये चीज़ें तमाम ज़ाहिर कर रही हैं कि केस की चीज़ों को, शवाहिद को ख़राब किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने ये ख़त लिखा है, उन्होंने कहा है कि इस केस को बड़ा सीरियसली देखा जाना चाहिए, क्योंकि लग रहा है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जिनके साथ कोई गठजोड़ है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, जिनसे कि इसका ताल्लुक हो सकता है। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए और इस चीज़ को भी तफ्तीश के दायरे में लाना चाहिए। यही नहीं बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे सिर्फ अरमगान के लिए ही बल्कि मुस्तफ़ा के लिए भी कहा है कि अरमगान और मुस्तफ़ा दोनों के जो दोस्त हैं, मर्द हों चाहे औरतें हों, उन सबको शामिल तफ्तीश करना चाहिए, उनसे सवाल जवाब किए जाने चाहिए। उसके अलावा ये देखना चाहिए कि इनकी जायदाद क्या क्या है, इनके बैंक अकाउंट्स क्या हैं, इनका कारोबार, ये सब कुछ देखा जाना चाहिए। इसकी तमाम डिटेल्स जो है वो हासिल करनी चाहिए, दोनों की, मुस्तफ़ा और अरमगान की। फिर ये भी कहा गया है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जानी चाहिए, कहाँ कहाँ ट्रैवल करते रहे, ताकि पता लगे कि ये किन किन लोगों से मिलते रहे, किसी दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत तो नहीं कर रहे। ये चीज़ जो है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का असलहा इनके घर से मिला है, ये ऐसा असलहा भी है जो इजरायली साख्ता भी है। इस असलहे के हवाले से अभी कहा तो ये जा रहा है कि इन चीज़ों को देखा जा रहा है, ये असलहा जो है सीटीडी इस पर तहकीकात कर रही है, एएनएफ जो है वो मनशियात के मामले को देख रही है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने ना आना जो है वो कुछ सवालात उठा रहा है, और कहना है इस ख़त में कि प्लीज़ इन चीज़ों को देखा जाए। और उसके अलावा मुस्तफ़ा के वालदा को और वालिद कामरान अरमगान के जो हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। ख़ास तौर पे कामरान साहब जो है, यानी कि जो अरमगान के वालिद हैं, देखा जाए कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उनकी क्या हिस्ट्री है, वो तमाम चीज़ें निकाली जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे के सहूलतकार है, लगता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। असलहा, गोला बारूद, लॉकर, 2 शनाख्ती कार्ड, इन सब को शामिल तफ्तीश किया जाए, और बड़ी ही गैर मुतमईन है ये जितनी भी अभी तक तफ्तीश हुई है। एक सवाल जो उन्होंने उठाया वो ये है कि इतनी बड़ी मिकदार में असलहा जो है वो कैसे यहाँ तक आया। ये मुकामी पुलिस जो है, डिफेंस की इंतज़ामिया और जितने भी इदारे हैं उनके ऊपर बड़ा सवाल है, उन सब से इस पर सवाल होना चाहिए। और जो ट्रैवलिंग हुई है डिफेंस से लेके जहाँ पर जाकर गाड़ी को आग लगाई गई है वहाँ तक की तमाम डिटेल्स ऑफ सीसीटीवी फुटेजेस, उन सबको तहकीक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और किराएनामा जो है उसको देखा जाना चाहिए, मालिक मकान से सवाल किया जाना चाहिए। वो तमाम सवालात हैं जो उन्होंने उठाए, और ये इन सब पर तो काम अब तक हो जाना चाहिए था। तो ये सवाल ये उठा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की मिली भगत के साथ इस केस को ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि इन सवालात के उठाए जाने का मकसद भी यही है, और ये बता रहे हैं कि केस को ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा। तभी कहने की ज़रूरत महसूस हुई कि जी प्लीज़ डीजीसीआईए साहब, एसएसपी साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब, इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को करिए, कीजिए। नहीं किया जा रहा, तभी ये ख़त लिखा गया है। अच्छा चलिए, ये ख़त तो बात पुरानी हो गई, लेकिन अब जो बड़ी अहम चीज़ है, एक तो ये कि ये तारिक टेंशन जो है ये कौन है। ये मैंने आपको याद है पहले भी बताया था कि ये इसका नाम बार बार कामरान साहब जो हैं वो ले रहे थे। अब ये शख्स जो है इसने जाके पुलिस में जाकर अपनी अदालत में जाके अपने लिए मांगी है, प्रोटेक्शन मांगी है, क्योंकि उसने कहा है कि मेरा नाम जिस तरह से बार बार लिया जा रहा है, लग रहा है कि ये मुझे किसी चीज़ में फंसाना चाह रहे हैं। और वो जो वालिद साहब हैं वो बार बार इसका नाम क्यों ले रहे हैं, ज़रा इन साहब के बारे में मुख्तसरन सा आपको बताती चलूँ कि बहुत से केसेस कराची में इसके ऊपर थे। एक समाजी कारकुन भी हैं, उनके कत्ल के हवाले से भी उसके ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे जो बाद में क्लियर हो गए थे। लेकिन ये शख्सियत जो है ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको आप समझ सकते हैं कि इसका ताल्लुक जो है बहुत से केसेस में जोड़ा जा चुका है। एक ऐसे नाम का बार बार कामरान साहब की तरफ से लेना, और फिर उसके बाद उसका जाकर अदालत में अपने लिए हिफाजती जो बंदोबस्त है उसके लिए रिक्वेस्ट करना जो है वो बड़ा मानी रखता है। आने वाले वक्त में इस बारे में भी आपको मज़ीद डिटेल्स दूंगी। तो जनाब चले अब आ जाते हैं उस तरफ कि अरमगान ने अपने बाप के ऊपर क्या बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और दूसरी बात जो है आज अदालत में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो ये कि आज अदालत में जब उसे पेश किया गया तो मैंने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे कोई बंदा सुन्न हुआ होता है, ऐसा कि जिसको बस कुछ नहीं पता, जो कुछ हो रहा है जैसे जहाँ मर्जी ले जाओ इस तरह से जा रहा है। मूछें बड़ी हुई थी, दाढ़ी हो गई थी, अब वो चेहरा क्लीन शेव नहीं रहा था, और बाल जो है अजीब बेहंगम से बग़ैर कंघी के। और इसे अदालत में जब पेश किया जाता है तो अदालत के अंदर जो मामलात होते हैं, जज साहब इससे सवाल करते हैं कि तुम पर तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा है। इसने कहा कि मैं पुलिस के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और उसके बाद ये जिस तरह की एक सिचुएशन थी जब इसको ले जाकर गाड़ी में बिठाया गया पुलिस की गाड़ी में, तो
के मुंह पर कपड़ा जब डाला जा रहा था तो ये कपड़े को बार बार ऊपर उठा रहा था, पुलिस वाले बार बार कपड़े को नीचे कर रहे थे और इसे 2-3 बार ऐसा की कोशिश की, तो फिर गुस्से के साथ वो कपड़ा जो है इसके पूरे मुंह पर दे दिया गया। और उसके बाद जब गाड़ी रुकती है जहाँ इसको उतारा जाता है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो उसके साथ, तो उसने कहा भाई इसका बाप जो है ना बड़ी टेंशन डालता है और इसलिए इसके मुंह पर जो है ना ये कपड़ा डालना पड़ता है। इसका बाप जो है बड़ा ही शोर मचाता है, बहुत ही टेंशन डाले रखता है, तो पैनिक फैलाता है। तो ये पैनिक को छुपाने के लिए भी एक तरह से, या पैनिक को कम करने के लिए भी मुंह पर हर वक्त कपड़ा डाला जाता है। अलबत्ता जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो बहुत ही थका हारा हुआ है, और जो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि अब जेल में उसको जेल का खाना भी दिया जाता है, उसे खाना पड़ता है क्योंकि भूख हड़ताल करेगा तो कब तक करेगा, ज़िंदा कैसे रहेगा। और दूसरी बात ये कि अब एक इल्ज़ाम जो इसने अपने बाप के ऊपर लगाया वो सामने आ गया है। तफ्तीश के अंदर अरमगान ने ये कहा है बाकायदा तौर पे कि मैंने जब ये कत्ल किया तो मैंने अपने बाप को इस बारे में बताया, मैंने अपने बाप को जाकर बताया कि मुझसे ये हो गया है। तो उसने मुझे कहा कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। उसने मुझे यहाँ से निकलने का कहा, तभी हम यहाँ से लाहौर और लाहौर से फिर स्कद्दू पहुँचे। और साथ ही मेरे बाप ने ये भी कहा कि तुम्हारा ये सारा सेटअप जो है ये मैं तुम्हें मुंतकिल करवा दूँगा। इसको मुंतकिल करने का उन्होंने मुझे मशवरा दिया, सॉफ्टवेयर हाउस को मुंतकिल करने का मशवरा दिया, और ये तमाम काम जो है मैंने अपने बाप की मुशावरत से किए हैं। यानी एक तरह से अपने बाप के ऊपर इसने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। तो क्या अब बाप पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगेगा? क्या बाप पर शवाहिद को मिटाने का इल्ज़ाम लगेगा और अदालत से और पुलिस से सच्चाई छुपाने का कोई केस बनेगा कि नहीं बनेगा? इस बारे में पुलिस जो है अब देख रही है, क्योंकि ये अब बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसने इस बात का एतराफ़ किया है कि मैंने ये कत्ल करने के बाद अपने बाप को सब कुछ बताया था। वो बाप जो बार बार कह रहा है ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये कब्र में जो मुर्दा है ये कोई और है, ये मुस्तफ़ा तो है ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, हाँ वो नशा करता है, नशे का आदी है, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। लेकिन अब उन्हीं का अपना बेटा अपने मुंह से ये एतराफ़ कर रहा है कि मेरे बाप को सब कुछ पता था, मैंने उनको बता दिया था, उन्हीं के मशवरे पर मैं शहर से फ़रार भी हुआ था और उसके बाद ही मैं वापस भी आया था। तो आइए देखते हैं अब आगे इस केस में क्या होता है। कल रात 9 बजे का आपने ज़रूर लाइव देखना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अहम इंकशाफात होने वाले हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है मेरे साथ जो इस केस को बहुत डीपली देख रहे हैं, और आप सब जो है उनको बाकायदा इस केस पर बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।